दोस्तों, मैं रोज़ एक नई वीडियो लेके आता हूँ, जो कि चुनाव से जुड़ी हुई होती है और ये आकलन करते हैं कि जो लोकसभा का 2024 का चुनाव है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया कि एनडीए 400 पार के बाहर जाएगी और जो बीजेपी है 370 के आंकड़ा को क्रॉस करेगी। तो है कितनी इसकी सच्चाई, मैं पहले भी बताया था आपको, ये इसके पहले वीडियो लेके आया था, उसमें बताया था कि राजस्थान वो एक ऐसी जगह है जहां से बीजेपी मुझे लग रहा है कि 100% सीट को जीत सकती है। क्योंकि मैंने बताया था कि कहीं भी आप जब किसी किसी को हरा रहे हैं या किसी के खिलाफ लहर चल रहा है, तो वोट ऑफ मार्जिन जो होता है वो 7 से 8% का, बहुत अगर उसके खिलाफ अगर लहर चल रहा है तो इतना ही स्विंग करता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई लहर चल रहा हो तो, लेकिन ऐसा कुछ राजस्थान में या इंडिया के किसी कोने में, जो कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 150 पे सिमट जाएगी, जो पहले कह रहे थे। लेकिन अभी उनका जो जो बोल सकते हैं कि टोन बदलने लगा। टोन ये बदलने लगा कि राहुल गांधी जो पहले 150 बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मतलब इस बात में ये तथ्य छुपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जो है वो जीतने जा रही है। अब उनका लास्ट ये है कि भाई किसी भी कीमत पे मैं नरेंद्र मोदी को नहीं बनने दूंगा। ये सेम बात जब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उनके भी जो भाषण था उसमें यही बात छुपी थी कि अगर आप लोगों ने बीजेपी में अगर वोट दिया तो नरेंद्र मोदी, चूंकि वो 75 साल के सितंबर में हो जाएंगे, तो वो छोड़ देंगे, उसके बाद अमित शाह आएंगे और योगी आदित्यनाथ को भी वो साइडलाइन कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं, उनको रोकना है। बीजेपी में कोई और बन जाए वो चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने का भरसक प्रयास करें, जिसमें कि मैं बोलता हूं कि अगर परिपक्वता के हिसाब से देखा जाए, मैच्योरिटी के हिसाब से देखा जाए या कनेक्शन के हिसाब से देखा, राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल काफी आगे नजर आते हैं। राहुल गांधी कोई भी ऐसा विचार लेकर नहीं आते कि जो जनता से कनेक्ट हो और जनता उस बात को समझ सके। ये राहुल गांधी की दिक्कत है, क्योंकि वो कभी ग्राउंड पे कार्य किए नहीं। बोल सकते हैं कि चांदी के चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए, और उनको लगता था कि कहीं से नॉमिनेशन करके और मेरे मेरे जो फैमिली को कोई वोट देके जिता देता तो वैसे ही होता रहेगा। लेकिन अब वैसा सिचुएशन है नहीं। तो अब आते हैं कि आज के दिन में, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों के साथ कल मिला जो कि कांग्रेस के काफी बड़े, मतलब बोल सकते हैं, समर्थक है। तो उन्होंने बोला कि मैं उनसे बोला कि देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा ऐसा आकलन है, जो मैं, देखिए मैं तो कोई ऐसा कोई मीडिया टीम नहीं है जो गांव-गांव में इलेक्शन में जाके रिपोर्टिंग करे, ऐसा कुछ है नहीं। मैं न्यूज़ों को पढ़ता हूं, जिसको जानता हूं, वहां के लोगों को कनेक्ट करने के, फोन पे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, और 2019 के और 2024 के आंकड़े और जो भी इलेक्शन हुआ वो आंकड़े को रीड करके एनालिसिस करने का प्रयास करता हूं कि उस आंकड़े में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिससे हम 2024 के रिजल्ट को निकाल सकते हैं। और यही यहाँ पे छुपा हुआ है, जो मैं पहले बात बोला कि ऐसा कहीं भी कोई भी लीडर अगर जो भी बैठ के बोलता रहता है, लोग जो प्रवक्ता थी, अगर मीडिया कर्मी हो जो कि कांग्रेस के समर्थन में जो बोलते हैं, ऐसा कहीं भी बोलने में अगर उनको तथ्य हो कि भाई किस आधार पे बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी 150 या 200 ऊपर से नहीं जा पाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं आता। जहां पे आप देखेंगे कि अगर राजस्थान में कुछ जो मैंने बताया, बिहार में भी मैंने बताया कि जहां पे बीजेपी जीती है, देखिए बीजेपी का मतलब है कि 303 से तो कम लेके आएगी नहीं। अगर जहां पे भी बीजेपी अगर जीती है तो आप उन जगहों पे आप दो ऐसे जगह स्टेट ले सकते हैं जहां पे आप बोल सकते हैं कि बीजेपी की मामला फंसा हुआ है। वो है बिहार और महाराष्ट्र। तो अब देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में मैंने बताया कि बिहार में बीजेपी जो लड़ी थी वो 17 सीट पे लड़ी थी।
तो उसमें से उसको कोई डेंट नहीं होने वाला है, इसलिए 303 में वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के भी आंकड़ा ये बताता है कि महाराष्ट्र अगर बीजेपी पिछली बार अगर देखेंगे आप, पिछली बार ये लड़े थे लोग, भारतीय जनता 25 सीटों पे लड़ी थी जिसमें से 23 जीती वो, और बाकी 23 पे शिवसेना लड़ी थी जिसमें से 18 सीट पे जीती थी, जिसका अगर विनिंग मार्जिन बोले तो मतलब बोलते हैं कि जो विनिंग रेशियो, तो वो देखेंगे जो उनका शिवसेना का कम है, जो कि वो दावा करते हैं कि मतलब उनका काफ़ी कनेक्शन है महाराष्ट्री जो लोग हैं उनके ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं खुद मुंबई से बिलोंग करता हूं तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र में दाव, मैंने पहले भी बिहार में बता दिया कि बिहार में जहां भी बीजेपी जीती है वहां का मार्जिन 2 सीट को छोड़ दीजिए तो सब 1.5-2 लाख 3 लाख से ऊपर का मार्जिन है जीतने का। तो ऐसा कोई लहर नहीं चल रहा है कि पूरा का पूरा 2 लाख शिफ्ट हो जाए और ऊपर से 50,000 रुपये, 50,000 आपके पास ज़्यादा है जिसकी वजह से बीजेपी का कैंडिडेट हार जाए। ऐसा आपको कहीं भी जो विरोधी हैं वो जाके ग्राउंड पे कहीं भी देख ले, कहीं ऐसा लहर नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र पे विशेष मेरे को आज बात करना था, तो मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो लड़ी थी, एनडीए जो उस समय थी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट था और बीजेपी का था, तो 48 सीटों पे लड़े थे, जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि 25 पे बीजेपी लड़ी थी और 23 पे शिवसेना, जिसमें से बोल सकते हैं कि दोनों को अगर मिला ले तो 51% का वोट शेयर है। 51%। आप ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि इसी में आपको महाराष्ट्र का जो गेम है या पीछे का जो कौन जीतेगा वो सारा छुपा हुआ है। अब आप कोई बोलेगा, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर निकालते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर है वो 27.84% है और शिवसेना का 23.5% है। मतलब आप समझिए कि वोट शेयर में भी शिवसेना जो इकट्ठी थी तभी उनका वोट शेयर बीजेपी से कम था। तो इसलिए इस बात पे अगर देखा जाए, अगर कोई बोले तो ये एक सोचने वाली बात है कि शिवसेना कितना डेंट करती है, जो उद्धव ठाकरे का गुट है बीजेपी को, जो इस बार का चुनाव हो रहा है। अब हम आते हैं कि बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन है, तो मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी 23 सीट में से 20 ऐसे सीट है जिसका मार्जिन जो है वो 1.5-2 लाख से ऊपर है, कहीं कहीं 3 लाख है। जी दोस्तों, बीजेपी ऐसे जितने 20 सीटों पे जीती, जिसमें 23 सीट को हम 2 सीटों को निकाल देते हैं, वहां पे वो 40,000 वोटों से और कहीं 77,000 वोटों से जीती है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि आपको नंदुरबार है, वहां पे बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन था 95,629 वोट का था, कांग्रेस से जीती थी। तो ये अगर छोड़ दे, एक और जगह है जहां पे मैं बता देता हूं, बीजेपी का जो कैंडिडेट है अशोक नेते, वो है गोद चिरोली चिमूर से जीते थे, वो 77,526 वोट से जीते थे। ये बीजेपी का एक और सीट है, एक और सीट है जो अशोक चौहान थे, मतलब बीजेपी अशोक चौहान को हराया था भारतीय जनता पार्टी के बंदे ने नांदेड़ से, वो 40,138 वोट से जीते थे। तो ये 3 सीट को अगर निकाल दें आप आज के टाइम में, तो बीजेपी का मार्जिन आप देखिए, जहां पे बीजेपी जीती है उसका मैं बता देता हूं, जहां पे धूले से बीजेपी जीती है 2,29,000 से। आप देखते चलिए, फिर आइए, आपको जालगांव से बीजेपी जीती है 4,11,000 वोटों से। उसके बाद आइए रावेर, वहां से बीजेपी जीती है 3,35,000 वोटों से। उसके बाद आइए जी अकोला, बीजेपी जीती है 2,75,000 वोटों से। इसी तरह आप अगर शिवसेना को देखें तो शिवसेना का बहुत से ऐसे वोट है जहां ज्यादातर सीटें हैं जो लाख के नीचे से जीती है। लेकिन बीजेपी का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर जगह उनका, अभी आप वारधा से देखिए तो 1,87,191 वोट से जीती है बीजेपी। उसके अलावा नितिन गडकरी नागपुर से जीते थे 2,16,000 से। उसके बाद आ जाइए आप भंडारा गोंडिया से, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी 1,97,000 वोट से, मतलब 2 लाख के आसपास। उसके बाद आ जाइए आप, ये नांदेड़ आपको बता दिया कि वहां पे वो 40,000 वोट से ही जीते थे। लेकिन उसके बाद जालना,
जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी 3,32,000 वोटों से। उसके बाद आ जाइए आप दिंडोरी। दिंडोरी में जो बीजेपी है वो जीती थी 1,58,739 वोटों से। इसके बाद आ जाइए आप भारतीय जनता जीती थी भिवंडी से 1,56,000 वोटों से। इसके बाद आ जाइए आप गोपाल सेठी जो नॉर्थ मुंबई से जीते थे 4,65,000 वोटों से जीते थे नॉर्थ मुंबई से। इसके बाद आ जाइए आप मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, फिर जो शिवसेना, हाँ शिवसेना का संजय निरुपम हार गए थे यहाँ पे। अब आ जाइए आप, ये आपको मुंबई नॉर्थ ईस्ट से मनोज कोटक जो बीजेपी के थे वो 2,26,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद पूनम महाजन जो थी नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से जीती थी 1,30,000 वोटों से। मुंबई साउथ से शिवसेना थी। उसके बाद गिरीश बाबट जो थे जो पुणे से जीते वो 3,24,000 वोटों से जीते। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो वो वोट है वो बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीती है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे कोई डेंट नहीं होने वाला है। तो मेरा कहना है कि देखिए सारा आंकड़ा जो शिंदे सेना है, जो 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 शिवसेना जो शिंदे गुट का है, उनकी जो लड़ाई है, जो वो सीटों पे लड़ रहे हैं या जो एनसीपी को सीट मिला है, सारा लड़ाई वही है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि महाराष्ट्र हो या बिहार हो, कहीं भी बीजेपी जो है अपने जो विनिंग जो उन्होंने विन किया था 2019 से, उससे कम नहीं जाने वाली है। तो ये 303 पे तो आप मान के चलिए कि उससे कम बीजेपी जाएगी नहीं। अब हम आते हैं कि मैं क्यों बोलता हूं कि बीजेपी 325 से ऊपर जाएगी। आप देखिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी, आप उठा के देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में जाइए तो जो 18 सीट जीती थी, इस बार 23 से ऊपर सीट जीतेगी, तो 5 सीट वहां भी बढ़ने वाली है। ऐसे ही आप जाएंगे उड़ीसा में, बीजेपी की सीट इस बार फिर बढ़ने वाली है। तो 2 ऐसे जगह है जहां से बीजेपी को श्योर है कि कम से कम 10-12 सीटों का फायदा होगा। मार्क माई वर्ड। तो 303 में अगर 10 भी जोड़ लेते हैं तो 313 हो गया। उसके अलावा अब आते जाइए कि अगर बीजेपी इसके अलावा अगर साउथ में अगर वो जाती है, साउथ में मैं बोल रहा हूं, तो साउथ में देखिए तमिलनाडु में या केरल में या तेलंगाना में अगर बीजेपी अगर कोई भी सीट कितना भी गेन करती है तो उनके लिए बोनस होगा, तो वो 313 में प्लस करेंगे। तो मैं ओवरऑल इसीलिए बताया कि आप यूपी में जो 65 सीट जीते थे, इस बार मुझे लग रहा है कि 73 से 75 के बीच जीतेंगे। तो 10 सीट यहाँ भी उनको फायदा होने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूपी में भी बढ़ेगा, और 2 को ये मान के चलिए कि 10 यहाँ भी बढ़ेगा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 325 तो श्योर दिख रहा है कि उससे ऊपर जाएगी। अगर तमिलनाडु और तेलंगाना और केरल में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये डिपेंड करता है चुनाव के जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद, तो बीजेपी कहीं ना कहीं 330-40 के आसपास अकेले पहुंच जाएगी। मैं इसलिए एनडीए के बारे में नहीं बता पाता क्योंकि एनडीए में देखिए महाराष्ट्र में भी एनडीए में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन जीत निकालेगा, कितना उसके साथ लोग जाएंगे, बीजेपी का वो कोर वोट किधर जाएगा, वो एक बड़ा बात है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का कोर जो वोटर है वो कभी टूटता नहीं है। आप 10 आदमी जो बीजेपी को पहले वोट दिए हैं, जहां मैं रहता हूं, आप मेरे पूरे बिल्डिंग में जो ने बीजेपी को वोट दिया उनसे पूछेंगे कि किसको वोट देंगे, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपको कि जो इसने पहले बीजेपी को वोट दिया है, आज वो बोल रहा है कि मैं बीजेपी को, ऑर्गेनिक आप खड़ा करके किसी को आप न्यूज बनाने के लिए बोल दे, डिफरेंट चीज है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको बोल दे कि नहीं उसने वोट दिया है और बीजेपी को आज वोट नहीं देगा, हर 10 आदमी में से अगर 2-2 आदमी मिले तब आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो 303 का जो आंकड़ा उसमें डेंट पड़ने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, चाहे मैं अपने बिल्डिंग देख लूँ, चाहे जहाँ मैं काम करता हूँ, चाहे मैं अपने दोस्तों से गार्डन में कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे, और मैं प्रयास भी करता हूँ क्योंकि न्यूज़ बनाता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जितना सही आंकड़ा हो आपको मिले और आपको पता लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ग्रो करना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी को सपोर्ट करके, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो उसको, मतलब कोई भी पार्टी हो उसको सपोर्ट करके और मैं गलत साबित हो जाऊं।
क्योंकि मेरे को इस न्यूज़ इंडस्ट्री में ग्रो करना है, सही तरीके से एनालिसिस करके, सही तरह से आंकड़ा पेश करके मैं चाहता हूँ ग्रो करके एक नया चीज़ जो तथ्यों को सही तरीके से पेश करे, जिससे कि दर्शकों को जानकारी हो। तो मेरा ये मकसद है। मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि कैसे भी वीडियो बना दो और कैसे भी मतलब बिना आंकड़ा के भी बोल दें। जो बड़े-बड़े आज के टाइम में मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार वैसा कर रहे हैं, उनको ग्राउंड पे अगर उनको फीडबैक भी मिल रहा है ना, तो नहीं बताएँ, क्योंकि उनको कहीं न कहीं से उनका खाना-पूर्ति हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैं वो कहूँ जो मैं खुद से कन्विंस हो सकूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सच तो है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।